हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू इन्फिनिटी विजन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 जनवरी सेकंड शिफ्ट फिजिक्स का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया हुआ एक 200 वॉट का पावर सोर्स है और वहाँ से लाइट एमिट हो रही है, एक 300 नैनोमीटर एक 500 नैनोमीटर। तो यहाँ पर पूछा है कि इन दोनों के जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं उनका रेशो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाई अ सोर्स वो होगा हमारे पास पावर ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। सो ये क्वांटिटी हमारे पास होगी, दिस इज पी लैम्डा बाई एच सी। यानी कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, एन इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सो एन वन अपॉन एन टू दिस इज इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। लैम्डा वन हमको दिया हुआ है 300 नैनोमीटर और लैम्डा टू है हमारे पास 500 नैनोमीटर। सो द रेशियो इज 3:5, जो कि हमारा ऑप्शन 4। लेट अस नाउ मूव ऑन टू दी सेकंड क्वेश्चन। यहां पर हमें एक सर्किट दिया हुआ है और पूछा है कि इसमें से कौन सी ट्रुथ टेबल यहां पर करेक्ट होगी। तो सबसे पहले देखते हैं यहां पर, ये है इनपुट ए। इनपुट ए इस वाले एंड गेट में फीड हो रहा है, सो ये हमारे पास हो जाएगा ए। ऐसे ही इनपुट बी इस एंड पे फीड हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा इनपुट बी। और यहां पर है हमारे पास ए नॉट, एक नॉट गेट इधर लगा हुआ है, और यहां पर है हमारे पास बी। अब ये है एंड गेट, एंड गेट है तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। यहां पर हमारे पास होगा दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी, और यहां से हमारे पास आएगा ए नॉट डॉट बी या ए बार डॉट बी। उसके बाद ये दोनों इनपुट जा रहे हैं इस और गेट के अंदर। सो जो y है, y विल बी इक्वल टू दिस इज ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी। इसको हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर ये हो जाएगा दिस इज ए डॉट, ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज ए प्लस ए बार डॉट बी, और ए प्लस ए बार ये हमारे पास होगा दिस विल बी इक्वल टू 1। सो दिस इज 1 डॉट बी, यानी कि ये बराबर होगा बी के। तो इसका मतलब ये है जो हमारे पास इनपुट है बी पर वही हमारे पास आउटपुट होगा, आउटपुट इज इक्वल टू बी। तो इसके अंदर वो ट्रुथ टेबल सही होगी जहां पर बी और आउटपुट सेम है। तो यहाँ पर बी इज 0, आउटपुट इज 0, बी इज 1, आउटपुट 1, 0 0 1 1। बाकी और अगर हम ऑप्शंस देखें तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत है, ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत है। जो आउटपुट है वही बी के बराबर है, यानी कि द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। लेट अस नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है यूनिट एंड मेजरमेंट से। यहां पर दिया हुआ है फिजिकल क्वांटिटी Q इज फाउंड टू डिपेंड ऑन क्वांटिटीज A, B, C बाय द फॉलोइंग रिलेशन। द परसेंटेज एरर इन A, B एंड C, ये हमको दिया हुआ है और हमसे पूछा है व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन Q। सो यहाँ पर हमारे पास हम जानते हैं कि जो परसेंटेज एरर होगा, परसेंटेज एरर विल बी डेल्टा Q बाई Q, ये बराबर होगा हमारे पास दिस इज 4 टाइम्स डेल्टा A बाई A। This is fractional error in A plus 3 times delta B by B plus 2 times delta C by C। अगर इस पूरी इक्वेशन को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज एरर। सो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास होगा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इन ए ये हमको दे रखा है 3%, तो ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज 4 इंटू 3। यहाँ पर हमारे पास होगा 3 इंटू परसेंटेज एरर इन बी इज 4%, ये हमारे पास होगा 4। परसेंटेज एरर इन सी ये हमको दिया हुआ है 5%, सो दिस इज 2 इंटू 5%। सो ये आंसर हमारे पास आएगा दिस इज 12 प्लस 12 प्लस 10%। सो ये हो गया 24 प्लस 10 34%। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 34%। सिंपल प्रॉब्लम थी कि जब भी इस तरह का हमारे पास रिलेशन होगा तो वहां पर फ्रैक्शनल एरर ऐड हो जाएंगे। लेट अस नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एसी सर्किट हमको दिया हुआ है जहां पर वोल्टेज हमें दी हुई है, वोल्टेज इज दिस इज 100 साइन 100 t वोल्ट्स। और इसी तरीके से करंट इस सर्किट के अंदर हमें दिया हुआ है 100 साइन 100 t प्लस पाई बाई 3। तो इस सर्किट के अंदर हमें निकालना है व्हाट इज द एवरेज पावर डिसिपेटेड। हम जानते हैं दैट एवरेज पावर डिसिपेटेड दिस इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस
इंटू कॉस फाई, और यहाँ पर फेस डिफरेंस हमको दिया हुआ है, दिस इज पाई बाई 3. सो फाई की वैल्यू है हमारे पास पाई बाई 3. RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 100 वोल्ट. सो दिस विल बी इक्वल टू, ये पीक वोल्टेज है हमारे पास, सो RMS वैल्यू दिस विल बी इक्वल टू 100 बाई रूट 2. इसी तरीके से IRMS दिस इज इक्वल टू 100 बाई रूट 2, लेकिन ये हमको दिया हुआ है मिली एम्पियर के अंदर, सो इसको हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे. दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर. और cos फाई, cos 60 की वैल्यू हमारे पास होगी, दिस इज 1/2. तो ये हमारे पास हुआ, दिस इज इक्वल टू 10,000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 4. So this is equal to 10 by 4. 10 by 4 is 2.5. So correct answer is 2.5 watt. Average power dissipated is 2.5 watt. Simple formula substitution problem थी. Next question is, the temperature of a gas having 2 into 10 to the power 25 molecule per cubic meter at 1.38 atm is. सीधा सीधा हमको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको दिए हुए हैं. तो हम जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास होती है, डेट आइडियल गैस इक्वेशन इज PV दिस इज इक्वल टू nRT. n है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, और इसी को ही हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डेट PV दिस इज इक्वल टू NKT, जहाँ पर n है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, इसलिए मैं सेकंड फॉर्म इस इक्वेशन की यूज़ करूँगा, PV इक्वल टू NKT. सो प्रेशर हमको दिया हुआ है, दिस इज 1.38 एटमॉस्फेयर. So in pascals this is 1.38 into 10 to the power 5 pascal. वॉल्यूम हमको दिया है, वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब. 1 मीटर क्यूब के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें दिए हुए हैं, दिस इज 2 into 10 की पावर 25. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज दिस इज 2 into 10 to the power 25. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज 1.38 into 10 to the power minus 23 in SI यूनिट. और टेम्परेचर T हमको निकालना है. सो 1.38 दिस विल कैंसिल आउट, और हमारे पास बचेगा दिस इज 10 टू द पावर 5, और ये हमारे पास बचेगा दिस इज 10 टू द पावर 2. सो दिस इज माइनस 2. सो इट इज इक्वल टू 2T. सो ये हमारे पास हुआ, दिस इज 1000, दिस इज इक्वल टू 2T. सो T दिस इज इक्वल टू 500 केल्विन. So the correct answer is option A. जो absolute temperature है on the Kelvin scale, that is 500 Kelvin. Let us now move on to next question. A stone of mass 900 gram is tied to a string and is moved in a vertical circle. आगे पढ़ते हैं. This circle is of radius 1 meter and it is making 10 revolutions per minute. यानी कि यहाँ से हमें एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी. द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट द लोवेस्ट पोजीशन. तो हमको टेंशन निकालनी है एकदम लोवेस्ट पोजीशन पर. सबसे पहले देखते हैं इस प्रॉब्लम को. हमारे पास लोवेस्ट पोजीशन पे जब ये पार्टिकल होगा, मास इसका दिया हुआ है, सब कुछ हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर टेंशन एक्ट करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हमारे पास इक्वेशन होगी डेट T माइनस mg दिस शुड बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r. सो यहाँ से हमारे पास टेंशन कैलकुलेट होकर आ जाएगी डेट T दिस इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r प्लस mg, और यही हमको निकालना है लोअर एकदम लोवेस्ट पोजीशन के ऊपर. मास हमको दिया हुआ है, दिस इज 900 ग्राम. 900 ग्राम दिस इज 900 by 1000. सो इन kg दिस इज 9/10 kg इंटू ओमेगा हमारे पास होगा, दिस इज 10 रेवोल्यूशंस पर मिनट. 10 रेवोल्यूशन का मतलब हमारे पास हो गया, दिस इज 20 पाई रेडियंस पर 60 सेकेंड्स. सो दिस इज इक्वल टू π/3 रेडियन पर सेकेंड. एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास, दिस इज π/3 रेडियन पर सेकेंड. तो यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे, दिस इज π/3 स्क्वायर ऑफ दिस. रेडियस हमको दिया हुआ है, रेडियस इज the value of radius is, it is 1 meter. Radius है हमारे पास, this is 1 meter plus mass is this is 9/10, और g की वैल्यू ये हमको यूज करनी है 9.8. सो g is 9.8. पाई स्क्वायर की वैल्यू भी हमको दी हुई है 9.8. सो प्रॉब्लम और भी आसान हो गई.
दिस इज 9/10 और पाई स्क्वायर दिस इज 9.8 अपॉन 9 प्लस दिस इज इक्वल टू 9.8. सो 9.8 इसको भी हम बाहर ले लेते हैं. दिस इज 9 इंटू 9.8 अपॉन 10 एंड दिस इज 1 प्लस 1/9. So 1 plus 1/9 is again this is 10/9. So 9 into 9.8 upon 10 into this is 10/9. So this will cancel out और हमारे पास बचा केवल 9.8. So the correct answer is 9.8 Newton. टेंशन की वैल्यू कितनी होगी? This is 9.8 Newton. Let us now move on to the next question. यहाँ पर है हमारे पास that we are having a bob of a pendulum. A bob of pendulum was released from horizontal position. The length of the pendulum is 10 meter. If it dissipates 10% of its initial energy against air resistance, what will be the speed with which the bob reaches the lowest position? तो हमारे पास है एक pendulum bob हमको दिया हुआ है और इसको हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज कर रहे हैं. सवाल ये है कि जब ये वर्टिकल पोजीशन में आएगा सो इस मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी. और हमको दिया हुआ है कि 10% एनर्जी जो है वो एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट डिसिपेट हो जाएगी. तो हम देखेंगे सबसे पहले इस पोजीशन के अंदर अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L, तो इस पोजीशन के अंदर यहाँ पर इनिशियल एनर्जी हमारे पास कितनी होगी. इनिशियल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी और वो एनर्जी होगी हमारे पास डेट विल बी इक्वल टू mgl. हम कह रहे हैं इसका 10% किस में जा रहा है? एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वो चला जा रहा है. यानी कि बचा कितना? 9/10 इस एनर्जी का रह गया और वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? दिस एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ mv². सो द लेंथ ऑफ द पेंडुलम ये हमको दिया हुआ है 10 मीटर और g की वैल्यू हमको यूज करनी है 10. सो दिस इज 9/10 इंटू g की वैल्यू आपको लेनी है 10 और लेंथ इज अगेन 10 मीटर एंड दिस इज इक्वल टू v²/2. सो यहाँ पर हमारे पास बचा दिस इज 90 इंटू 2 180. v² इज इक्वल टू 180. सो इसको हम लिख सकते हैं डेट v² दिस इज इक्वल टू 36 इंटू 5 एंड अंडर रूट ऑफ दिस. सो दिस इज इक्वल टू 6√5 जो कि हमारे पास ऑप्शन 1. ओके. सो यहाँ पर यही था कि 10% एनर्जी एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट लूज हुई और बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी. लेट अस नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर हमको दिया हुआ है इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 2 times मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कर्व्ड मिरर इज 15 सेंटीमीटर. सो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच हमें डिस्टेंस दिया हुआ है डेट इज 15 सेंटीमीटर. हमें इस मिरर का फोकल लेंथ निकालना है. तो सबसे पहले देखते हैं सिचुएशन हमारे पास है क्या. सो ये दिया नहीं हुआ कि कर्व्ड मिरर कौन सा है. सो प्रोसीड करते हैं ऐसे ही. यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि इमेज जो फॉर्म हुई है वो इमेज है हमारे पास वर्चुअल इमेज. सो अगर वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन हुई है डेट मीन्स m इज इक्वल टू +2 और मैग्निफिकेशन हमारे पास होता है डेट -v/u. दिस इज इक्वल टू 2. मिरर के लिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यही होता है. अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है हम जानते हैं डेट u और v these are the coordinates, coordinate of the object, coordinate of the image. So अगर हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिस इज -u. अगर हम बात कर रहे हैं इमेज डिस्टेंस की, इमेज डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू +v. और हमको दिया हुआ है डेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, इसका सम हमको दिया हुआ है डेट -u + v. दिस इज इक्वल टू 15. यहाँ पर ये हमको दिया हुआ है 15. अब हमसे पूछा है कि फोकल लेंथ होगी क्या. तो यहाँ पर हम देखते हैं डेट v इज इक्वल टू -2u. सो -u, v इज इक्वल टू -2u, दिस इज इक्वल टू 15. और यहाँ से हमारे पास आएगा डेट u इज इक्वल टू -5. तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर के लेफ्ट साइड में 5 सेंटीमीटर पर. सो द वैल्यू ऑफ u इज -5. अब हम जानते हैं सो v हमारे पास क्या होगा? v डेट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 15. ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर पर. सो इमेज हमारे पास होगी 10 सेंटीमीटर पर. v की वैल्यू इज 10 सेंटीमीटर. नाउ वी नो डेट focal length would be 1/v + 1/u
दिस इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से हमारे पास आएगा डेट f दिस इज इक्वल टू uv अपॉन u प्लस v, और यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। u इज -5, v इज +10, सो दिस इज -5 + 10, ये हमारे पास हुआ -50/5, यानी कि f इज इक्वल टू -10। So the focal length of this mirror is -10 centimeter. This is the correct answer. Okay, again a formula substitution problem थी। अगर आपको फॉर्मूला आता है, सही से एप्लीकेशन करना आता है, तो आप इसको इजीली कर सकते थे। Now the next question. Next question is two particles x and y are having equal charges. These are being accelerated through same potential difference. Thereafter they enter normally in a region of uniform magnetic field and describe circular path. So अगर एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल एंटर करते हैं तो हम जानते हैं कि वो सर्कुलर पाथ ही फॉलो करते हैं। आगे पढ़ते हैं। सो यहाँ पे पूछा हुआ है सर्कुलर पाथ की रेडियस r1 r2 दी हुई है, और जो मासेस का रेशो है वो हमको बताना है, मास ऑफ x अपॉन मास ऑफ y। तो सबसे पहले हम जानते हैं डेट रेडियस ऑफ द ऑर्बिट दैट इज गिवन बाय, जब एक पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है सो हमारे पास रेडियस निकल कर आता है mv/qb। सिंपल निकल कर आ जाएगा सर्कुलर मोशन वाली कंडीशन से। ओके, सो रेडियस इज इक्वल टू mv/qb। सो इसको हम लिख सकते हैं मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड b। अब यहाँ पे इन चार्ज पार्टिकल को हमने एक्सिलरेट किया थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस से आपने एक्सिलरेट किया है, so that is kinetic energy would be equal to q into v। v is the potential difference। दोनों का चार्ज सेम है तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सेम होगी। सो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी द रेडियस इज इक्वल टू √2m_k। ये हमारे पास हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी अपॉन q इंटू बी। अब इन दोनों चार्ज पार्टिकल के लिए चार्ज तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी कि यहाँ से हमारे पास निकल कर आया डेट r इज प्रोपोर्शनल टू √m। r √m की प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा डेट रेडियस ऑफ x अपॉन रेडियस ऑफ y। दिस शुड बी इक्वल टू मास ऑफ x अपॉन मास ऑफ y। सो mx अपॉन my, यही हमसे पूछा है। दिस इज इक्वल टू rx का रेडियस दिया हुआ है r1, सो इट इज इक्वल टू r1/r2 स्क्वायर। सो r1/r2 स्क्वायर, ये है हमारे पास सेकेंड ऑप्शन, ये हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। ओके, तो सिंपल सा एक प्रॉब्लम था, रेडियस हम जानते हैं और वहां से इजीली आप आंसर तक पहुंच सकते हो। लेट अस नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट फ्रॉम टू आइडेंटिकल सोर्सेज आर सुपर इम्पोजिंग ऑन अ स्क्रीन। फिर दिया हुआ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट रीचिंग एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज 7 λ/4। तो पाथ डिफरेंस यहाँ पर हमको प्रोवाइडेड है। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज एट दिस पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज इज। ओके, सो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी हमको पूछा है। लेट अस नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस। सो हम जानते हैं डेट ये हमको दिया हुआ है द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस हमको दिया हुआ है। अगर पाथ डिफरेंस हमारे पास है तो हमारे पास फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस दिस इज इक्वल टू k इंटू डेल्टा एक्स। k इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, और ये है हमारे पास पाथ डिफरेंस। यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स इज दी पाथ डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस इज दिस इज 7 λ/4, और हमारे पास यहाँ पर रह जाता है डेट दिस इज इक्वल टू 7π/2। सो द फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 7π/2। अब हम जानते हैं डेट इंटेंसिटी इज गिवन बाय दिस इज इक्वल टू I max इंटू cos स्क्वायर 5/2। ओके, सो इंटेंसिटी इज गिवन बाय दिस। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी सेंटर पे फॉर्म होती है, और हमसे पूछा है डेट रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज एट दिस पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज। सो I/I मैक्सिमम हमसे पूछा है, दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ 7π/2। अभी 7π/2 हमारे पास कितना होगा? 7π/2 इज दिस इज 5/2, सो इट इज 7π/4।
ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज 7 इंटू 180 अपॉन 2 इंटू 2, दिस इज 90, 45 एंड दिस इज इक्वल टू 315 डिग्री। 315 डिग्री को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 360 माइनस 315, ओके, cos of 360 minus 315, this is equal to, just a second, 315 हमको बनाना है, तो so this is 360 minus 45. So 360 minus 45 is 315. So this will be equal to cos of 45. So this is equal to cos 45. So this thing is equal to cos square 45. And this is equal to 1 by root 2. So this is 1 by 2. So the correct answer is option A. Okay. I hope this is understood. Now let us move on to the next question. Next question, ये question आया हमारे पास surface tension से। क्या दिया हुआ है हमको? हमको दिया हुआ है that we are having a small liquid drop of radius r which is divided into 27 identical drops. If the surface tension is T, then the work done in the process will be. So हमारे पास सबसे पहले एक बड़ी ड्रॉप है जिसका रेडियस हमारे पास है r. So स्टार्टिंग में हमारे पास होगा, वॉल्यूम तो हमारे पास फिक्स है, so 4/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स के अंदर, और हर एक छोटे ड्रॉप का रेडियस हम मान लेते हैं डेट इज स्मॉल r. So we are having this 4/3 pi r cube. This is equal to 27 into 4/3 pi r cube. So यहाँ से हमारे पास आएगा that r, this is equal to 3r. So the radius of the smaller drop is r by 3. सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये निकल कर आई। अब देखो यहाँ पर सरफेस टेंशन हमको दे रखी है, सरफेस टेंशन इज T। सरफेस टेंशन ही बराबर होता है किसके? एनर्जी पर यूनिट एरिया। जो सरफेस एनर्जी है, सरफेस एनर्जी इज बेसिकली सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू द टेंशन। ओके, तो जो ओरिजिनल ड्रॉप है उसका रेडियस है हमारे पास r, तो उसकी सरफेस एनर्जी हमारे पास हो जाएगी, हम लिख सकते हैं डेट इनिशियल एनर्जी दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू टी। ये होगी हमारे पास इनिशियल सरफेस एनर्जी। और इसी तरीके से जो फाइनल सरफेस एनर्जी होगी हमारे पास 27 आइडेंटिकल ड्रॉप हैं, हर एक ड्रॉप की जो एनर्जी होगी हमारे पास दिस इज 4 पाई r स्क्वायर इंटू टी। और ये हमारे पास होगा डेट दिस इज 27 इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, स्मॉल r इज इक्वल टू r बाई 3, सो दिस इज 4 पाई r स्क्वायर बाई 9 इंटू टी। सो 9 इंटू 3 दिस इज 27। ये आई हमारे पास फाइनल सरफेस एनर्जी। सो हमें कितने वर्क की रिक्वायरमेंट है, हम सीधा सीधा कर देंगे फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। सो फाइनल एनर्जी है हमारे पास दिस इज 12 पाई r स्क्वायर टी, इनिशियल एनर्जी है हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर टी। सो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास आया, दिस इज इक्वल टू 8 पाई r स्क्वायर टी। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो हमें इतने वर्क की रिक्वायरमेंट होगी, दिस इज अवर करेक्ट आंसर विच इज अवर ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज सिंपल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन टाइप प्रॉब्लम थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर हैविंग अ बॉब of mass m which is suspended by a light string of length l. It is imparted a minimum horizontal velocity at the lowest point a such that it just completes half circle reaching the topmost point b. Okay, so हमारे पास एक लूज थ्रेड है, लोवेस्ट पॉइंट पे हम यहाँ पर इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और ये सर्कल को जस्ट कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कंडीशन जानते हैं कि अगर सर्कल को कंप्लीट कराना है तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर हमको वेलोसिटी चाहिए अंडर रूट ऑफ 5gl। ठीक है, अगर लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी होगी हमारे पास अंडर रूट ऑफ 5gl, तो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी निकल कर आएगी ये निकल कर आती है अंडर रूट ऑफ gl। ठीक, हाईएस्ट पॉइंट पर हमारे पास वेलोसिटी ये निकल कर आएगी। तो यहाँ पर इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। सो दिस इज इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी मास हमारे पास सेम है, सो वी स्क्वायर दिस इज 5gl एंड दैट इज gl, सो द रेशियो इज 5:1, 5:1। सो हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक, लोअर मोस्ट पॉइंट पर अगर अंडर रूट ऑफ 5gl वेलोसिटी है हमारे पास, देखो सर्कल कंप्लीट करने के लिए इस पॉइंट पर वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ gl होनी चाहिए, क्योंकि अगर सर्कल जस्ट कंप्लीट हो रहा है, यानी कि जो टेंशन प्रोवाइड कर रहा है ये बेसिकली, सॉरी, यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वेट ही यहाँ पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। mg बराबर निकल कर आएगा, दिस इज इक्वल टू mv² बाई r, और रेडियस है यहाँ पर l के बराबर। सो जो वेलोसिटी निकल कर आएगी डेट इज अंडर रूट ऑफ gl, यानी कि अगर इस पॉइंट पर टेंशन जीरो भी हो तो वेट सफिशिएंट है कि वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे। तो जस्ट कंप्लीट की कंडीशन है कि यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ gl। एनर्जी कंजर्वेशन से इसी तरीके से पॉइंट ए पर हमको स्पीड चाहिएगी अंडर रूट ऑफ 5gl। सो द करेक्ट आंसर इज 5:1। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। We are having a wire of length L and radius R. This is clamped at one end. If its other end is pulled by a force F, its length increases by L. Okay, आगे पढ़ते हैं. If the radius of the wire and the applied force both are reduced to half, radius और applied force दोनों को हम आधा कर दे रहे हैं to their original value. So keeping the original length constant, the increase in length will be in the second case, जो भी increase of length है वो हमको निकालना है. So देखते हैं, let us try to solve this. हम जानते हैं that modulus of elasticity जो Young's modulus है, this is equal to stress upon strain. Stress यहाँ पर होगा, this is stress is force per unit area. Strain is change of length upon original length. So this is our Young's modulus y, force per unit area FL by A into delta L. तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है यहाँ पर change of length निकालना है. So we know that the change of length, this is equal to FL by A y. क्योंकि मटेरियल हम चेंज नहीं कर रहे, वायर हमारे पास सेम है. मटेरियल अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो तो हमारे पास क्या होगा कि एल भी हम सेम रख रहे हैं, ओरिजिनल लेंथ को सेम रख रहे हैं और हम वाई को सेम रख रहे हैं. हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं फोर्स को और एरिया को. इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल और वाई ये तो सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, और एल हमको दिया हुआ है कि ओरिजिनल लेंथ को हम कांस्टेंट रख रहे हैं. सो डेल्टा L1 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2, क्योंकि सिंपली डेल्टा L इन दिस केस इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो यहाँ से हमारे पास आएगा डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2, दिस इज इक्वल टू F1 बाई F2 इंटू A2 बाई A1. ये हमारे पास निकल कर आएगा. अब सेकंड केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स का हाफ कर रहे हैं. सो दिस इज F1 अपॉन F1 बाई 2. फोर्स को हमने कर दिया हाफ, और साथ साथ हमने सेकंड वाले केस में रेडियस को भी हाफ किया था. रेडियस को अगर आपने हाफ किया है तो रेडियस हमारे पास था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई r बाई 2 स्क्वायर. ओरिजिनल रेडियस था हमारे पास, दिस इज पाई r स्क्वायर. सो दिस पाई r स्क्वायर, दिस विल कैंसिल आउट. सो दिस इज इक्वल टू 2 बाई 4. सो डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 इज 1 बाई 2. डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2. सो सेकंड केस के अंदर जो लेंथ है ये हमारे पास हो जाएगी 2 टाइम्स जो फर्स्ट केस के अंदर है. और फर्स्ट केस के अंदर इन्होंने दे रखा है कि लेंथ हमारी इंक्रीज हुई थी बाय एन अमाउंट L. सो द आंसर इज 2L. ये हो जाएगा अपना 2 टाइम्स. ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड. लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 14. और यहाँ पे हमको दिया हुआ है प्लैनेट टेक्स 200 days टू कंप्लीट 1 revolution अराउंड द सन. If the distance of the planet from the sun is reduced to 1/4 of the original distance, how many days will it take to complete 1 revolution? तो यहाँ पर हम एक चीज जानते हैं प्लैनेटरी मोशन के लिए, that time period square is proportional to r cube. Time period square is proportional to r cube. Okay? So proceed करते हैं. यहीं से हमारे पास क्या आएगा, that T1 upon T2 square of this is equal to R1 upon R2
क्यूब ऑफ दिस। नाउ R1 हमको दे रखा है, इसके अंदर दिया इफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द ओरिजिनल। सो सेकंड केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं 1/4 ऑफ द ओरिजिनल। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 क्यूब। सो 4 क्यूब दिस इज बेसिकली 64, यहां पे हम इसको लिख देते हैं 64। सो 4 क्यूब इज 64। So we are having that T1 upon T2, ये क्या हो जाएगा, this is under root of 64, this is equal to 8। और हमको दिया हुआ था that T1 is 200 days, T1 is 200, so T2 is, this is 200 upon 8, this is equal to 25, 200 upon 8 is 25, so the correct answer is option A, and option A is 25 days, so this is the correct answer. Let us now move on to the next question. Okay, here a plain electromagnetic wave of frequency 35 megahertz is given, which is traveling in free space along the x direction. At a particular point in space and time, electric field is given to be 9.6 volt per meter along the y direction, that is the j direction. So हमको बताना है the value of the magnetic field at this very point. Okay, अब हम यहाँ पर एक रिलेशन जानते हैं, वो रिलेशन है क्या, that the peak value of the electric field, this is C times B naught। इसी रिलेशन का हमको यूज करना है। If electric field is known to us, we can calculate the magnetic field। तो यहाँ से हमारे पास magnetic field आएगा, magnetic field this is equal to E naught by C, और E naught की वैल्यू हमको दे रखी है, this is 9.6 वोल्ट पर मीटर, यानी कि E naught हमको दे रखा है SI यूनिट के अंदर। स्पीड ऑफ लाइट इन SI यूनिट इज दिस, ये हमारे पास आया, दिस इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 to the power minus 8 in SI यूनिट्स, डेट इज इन वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इज दिस मच टेस्ला। अब देखो बस डायरेक्शंस यहाँ पर रह गई कि डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी। देखो हम जानते हैं कि इसके अंदर दिया हुआ है कि वेव ट्रेवल कर रही है अलॉन्ग दी एक्स डायरेक्शन। सो एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, और हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग दी वाई डायरेक्शन। ठीक है, सो जो वेव के ट्रेवल करने की डायरेक्शन है, वेव ट्रेवल करती है ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में, और ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में ये हमको दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू आई कैप। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन के अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि वेव को आई कैप डायरेक्शन के अंदर मूव करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होगा जेड डायरेक्शन में, यानी कि प्लस के कैप। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। तो यहां पे हमको दिया हुआ है सर्किट हमारे पास है, रेजिस्टेंस R3 के अंदर हमें बताना है कि करंट कितना होगा। सो R3 के अंदर हमें करंट बताना है। एक बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है 10 वोल्ट की। ये क्लियरली दोनों रेजिस्टेंस ये है हमारे पास पैरेलल में, सेम टर्मिनल्स के अक्रॉस, ये दोनों सेम पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्टेड हैं। सो इसका इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा 2 ओम, दोनों 4 ओम 4 ओम। सो इसका इक्विवेलेंट हमारे पास होगा 2 ओम। सो दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 1 ओम। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सर्किट का है हमारे पास ये है 5 ओम। तो करंट जो सर्किट के अंदर है, यानी कि सेल जो करंट सप्लाई कर रहा है वो हमारे पास हो जाएगा, वोल्टेज इज 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 5, सो दिस इज 2 एम्पियर। करंट हमारे पास आया 2 एम्पियर, दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है। यहाँ से करंट आ रहा है 2 एम्पियर का, ये करंट हमारे पास आया 2 एम्पियर, ये करंट इक्वली स्प्लिट करेगा। सो आंसर हमारे पास हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, क्योंकि सर्किट जो बैटरी करंट सप्लाई करे डेट इज 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट इधर है, ये इक्वली स्प्लिट करेगा, उसके अंदर 1 एम्पियर और नीचे वाले के अंदर 1 एम्पियर करंट जाएगा। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज क्वेश्चन नंबर 17। रीड करते हैं इसको। अ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ पोजिशन एक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज एक्स इज टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15। ठीक है, दे रखा है। सो वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, ये हमको निकालना है। देखो पोजीशन हमको दे रखी है, पोजीशन अगर हमारे पास है तो वेलोसिटी हमारे पास होगी, वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20।
ये आया हमारे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये हमारे पास आएगा। एक बार फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 6t माइनस 12। ये आया हमारे पास एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन किस टाइम पर जीरो है, अगर हम इसको जीरो रखें सो t की वैल्यू इज 2 सेकेंड। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एक्सीलरेशन इज जीरो, और यही हमसे पूछा हुआ है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन एक्सीलरेशन इज जीरो। तो एक्सीलरेशन यहाँ पर जीरो है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, सो वेलोसिटी हमारे पास होगी, t की वैल्यू 2 रखेंगे, दिस इज 3 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20। तो ये हमारे पास आएगा, दिस इज 12 minus 24 plus 20. So this is equal to 32 minus 24, this is equal to 8. So the answer is 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन। ओके, सिंपल प्रॉब्लम थी, पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ था, आपको वेलोसिटी निकालनी है जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 18। n moles of a polyatomic gas must be mixed with 2 moles of a monoatomic gas so that the mixture behaves as a diatomic gas, और हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ n। ठीक है, एक गैस हमको दे रखी है, पॉलीएटॉमिक गैस है हमारे पास, उसके n मोल्स हमको प्रोवाइडेड हैं, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको दे रखा है। ठीक, इसको हम मिक्स कर रहे हैं दूसरी गैस के साथ जिसके 2 मोल्स हमको दे रखे हैं, और ये गैस हमको दे दी कि ये मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है हमारे पास 3। ठीक, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से। हम जानते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द गैस, दिस मस्ट बी कांस्टेंट। तो हमारे पास ये जो गैस है n मोल्स की, इसकी जो एनर्जी होगी ये हमारे पास होगी, दिस इज इक्वल टू F/2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस गैस आर T। ठीक है, जो दूसरी गैस आपने इसके अंदर मिक्स की है वो है हमारे पास, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लो F2, सो F2/2 N2 आर T। ये हमारे पास हो गई फर्स्ट वाली गैस की टोटल एनर्जी, सेकंड वाली गैस की टोटल एनर्जी। सो जो मिक्सचर हमारे पास आया उसकी एनर्जी इसका सम ही होगा। और मान लेते हैं जो मिक्सचर ये कह रहा है कि मिक्सचर बिहेव कर रहा है डायएटॉमिक गैस के डायएटॉमिक गैस की तरह, यानी कि जो मिक्सचर का इक्विवेलेंट है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे पास 5। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेट F इक्विवेलेंट बाई 2, दिस इज इक्वल टू, मिक्सचर के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास N1 प्लस N2 इंटू R इंटू T। सो यहाँ पर RT ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो पहले वाली गैस का हमें दे रखा डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6, सो दिस इज 6/2, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं n, प्लस दूसरी गैस जो हमने मिक्स की है वो है हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस के लिए F होता है 3, सो इट इज 3/2, इसके हमको दे रखे हैं 2 मोल्स। F इक्विवेलेंट ये भी हमको दे रखा है, ये हमारे पास 5/2, ये हो जाएगा n प्लस 2। सो इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। अब थ्रू आउट हम यहाँ पर इस 2 को काट सकते हैं और हमारे पास बचेगा, दिस इज 6n प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 5n प्लस 10। सो हमारे पास आएगा डेट n, दिस इज इक्वल टू 4। ओके, तो पहले वाली गैस के हमें कितने मोल्स चाहिए, पहले वाली गैस के हमको 4 मोल्स की रिक्वायरमेंट है। हमने सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई किया, और हम जानते हैं कि एक आइडियल गैस के लिए जो एनर्जी होती है दिस इज इक्वल टू F/2 nRT। अगर एक आइडियल गैस के n मोल्स आपके पास हैं तो उसकी टोटल एनर्जी किसी भी एक गिवन टेम्परेचर पर क्या होगी, डेट इज इक्वल टू F/2 nRT। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन यहाँ पर हमें 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम and all its positive charge are concentrated in tiny nucleus, okay, and the electrons revolve around it in the Rutherford model। सही बात है। So first statement it seems correct। Second statement को देखते हैं, an atom is a spherical cloud of positive charge with electrons embedded in it। So ये statement यहाँ पर गलत है, ठीक है, ये statement तो सरासर गलत है। एटम कोई एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर थोड़ा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। ये तो हमारे पास बहुत ही प्रिमिटिव पहले वाला मॉडल था। सो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन विच इज 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन पर कूलम, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया ऑफ 30 मीटर स्क्वायर जो आई डायरेक्शन के अलोंग यहाँ पर रखा हुआ है. ओके, दिस इज लाइंग इन दी वाई जेड डायरेक्शन. जो नॉर्मल है, नॉर्मल इज अलोंग दी आई कैप डायरेक्शन. सो यहाँ पर हमको निकालना है फ्लक्स. वी नो डेट फ्लक्स इज इक्वल टू, दिस इज ई डॉट डी ए. सो ये है हमारे पास आई डायरेक्शन के अंदर, केवल और केवल इसका आई कॉम्पोनेंट ही यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा. सो आई कॉम्पोनेंट ही कॉन्ट्रीब्यूट करेगा. दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 30, दिस इज 180. दिस इज द फ्लक्स. सो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन 3. ओके, क्योंकि फ्लक्स होता है ई डॉट डी ए. एरिया किस डायरेक्शन में? एरिया है केवल आई कैप डायरेक्शन में. तो सिर्फ क्या कंट्रीब्यूट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल एक्स कंपोनेंट ही कंट्रीब्यूट करेगा. वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट इस एरिया के प्लेन के अंदर ही है. इस एरिया का जो नॉर्मल है उसके परपेंडिकुलर है. ठीक है, सो उसका कंट्रीब्यूशन होगा नहीं. आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड 180. लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दो मेटलिक वायर हमको दिए हुए हैं पी एंड क्यू, जिनका वॉल्यूम सेम है एंड दीज आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल. यानी कि यंग्स मॉडुलस सेम होगा क्योंकि मटेरियल यहाँ पर सेम है और वॉल्यूम हमको इक्वल दे दिया. ठीक है, आगे देखते हैं. इफ देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर इन द रेशियो 4:1, क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो भी हमको दे दिया विच इज 4:1, एंड फोर्स F1 इज अप्लाइड टू P एंड एन एक्सटेंशन ऑफ डेल्टा L इज प्रोड्यूस्ड. द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम एक्सटेंशन इन Q इज F2. सो रेशियो हम बताना है F1 और F2 का. सो देखते हैं कैसे सोल्व करना है इस प्रॉब्लम को. सबसे पहली चीज इन्होंने हमको दे दिया डेट वॉल्यूम इज कांस्टेंट. इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, दिस मस्ट बी कांस्टेंट. सो इसका मतलब ये भी हो गया हमारे पास डेट A1 अपॉन A2, दिस इज इक्वल टू L2 अपॉन L1. और एरिया का रेशियो हमको दे रखा है F1 A1 अपॉन A2 इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस आर इन द रेशियो 4:1. सो ये रेशियो हमको दे रखा है, दिस इज 4:1. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हम फिर से जानते हैं डेट यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस रहता है हमारे पास, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया ऑन इनटू स्ट्रेन. ओके, हमें पूछा क्या है निकालने को? हमसे फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी है. सो फोर्स इज सिंपली इक्वल टू गामा ए डेल्टा L अपॉन L. ये हमारे पास आएगा फोर्स इज इक्वल टू दिस. ओके, सो इट मीन्स यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम है. यंग्स मॉडुलस सेम है और दोनों के अंदर सेम ही एक्सटेंशन हमको प्रोड्यूस करना है. तो इसका मतलब अगर डेल्टा L सेम हो और हमारे पास मटेरियल सेम हो, सो F दिस इज प्रोपोर्शनल टू A बाई L. F इज प्रोपोर्शनल टू A बाई L. सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेट F1 अपॉन F2 दिस इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 इंटू L2 अपॉन L1. A1 upon A2 is 4, L2 upon L1 is 4. So F1 by F2 is, this is 16. So the correct answer is 16. Okay, I hope this is understood. Simple problem थी, बस आपको values ही यहाँ पर substitute करनी थी. Let us now move on to the next question, which is question number 22. और यहाँ पर दिया हुआ है a horizontal straight wire 5 meter long extending from east to west falling freely at right angle to the horizontal component of earth magnetic field, जो हमको दिया हुआ है. So earth's magnetic field इसकी वैल्यू हमको दी हुई है. The instantaneous value of EMF induced in the wire when its velocity is 10 meter per second. तो यहाँ पर पूछा है कि instantaneous EMF आपको निकालनी होगी जो वायर के अंदर प्रोड्यूस होगा जब वायर की वेलोसिटी हो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड. सो कैसे करें इस प्रॉब्लम को? यहाँ पर दिया हुआ है कि वायर एक्सटेंड कर रहा है ईस्ट से वेस्ट और मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ से साउथ. सो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं जो अर्थ के उस लोकल प्लेन के अंदर है. ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज कम्प्लीटली क्लियरली परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ दिस वायर और ये नीचे गिर रहा है. सो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड द वायर इज फॉलिंग. सो यहाँ पर जो EMF होगी, EMF विल बी इक्वल टू, दिस इज सिंपली हम उसको लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट V इंटू L. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट EMF इज इक्वल टू BVL और यहाँ पे हमको दे रखा है डेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज
0.60 इंटू 10⁻⁻⁴. वेलोसिटी हमको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड. लेंथ ऑफ द वायर इज 5. वायर की लेंथ हमको दे रखी है यहाँ पर 5. सो दिस इज इक्वल टू, इसको 0.6 से लेते हैं. सो 0.6, दिस विल कैंसिल आउट. दिस इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट. सब कुछ ऐसा यूनिट के अंदर लिया तो वोल्ट्स के अंदर आंसर आएगा. एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻3. सो यहाँ पर जो आंसर आएगा डेट इज 3. ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर. 3 इंटू 10⁻⁻3. एक सिंपल प्रॉब्लम थी, अगेन फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन. लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम इज बॉम्बार्डेड विद इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर रहे हैं और हाइड्रोजन एटम्स को आपने बॉम्बार्ड किया है, यानी कि उससे हाइड्रोजन एटम्स जो हैं एक्साइट हो जाएंगे. विच कॉजेज एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स? इफ द एक्सपेरिमेंट इज बीइंग फॉर्म्ड एट t इक्वल टू 0 केल्विन, व्हाट विल बी द मिनिमम पोटेंशियल नीडेड टू ऑब्जर्व एनी बाल्मर सीरीज इन द एमिशन स्पेक्ट्रम? ठीक है, सो जो मिनिमम पोटेंशियल है वो हमारे पास इस तरीके से आएगा और वही आपको निकालना है कि यार बाल्मर सीरीज की लाइन आपको दिख सके. सो मिनिमम पोटेंशियल कितना होना चाहिए. ठीक, अच्छी प्रॉब्लम है. यहाँ पर दिया हुआ है एट द टेम्परेचर t इक्वल टू 0 केल्विन. t इक्वल टू 0 केल्विन के अंदर जितने भी हाइड्रोजन एटम हैं एब्सोल्यूट जीरो पर, वो सब के सब अपनी ग्राउंड स्टेट में होंगे. ठीक है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में होगा ही नहीं. जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर हैं तो यानी कि वो n इक्वल टू 1 में है. और बाल्मर सीरीज के लिए हम जानते हैं, बाल्मर सीरीज के लिए एक्साइटेशन हमारे पास जो फाइनल है वो हमारे पास होता है n इक्वल टू 2. ठीक है, जो ट्रांजिशन होंगे या तो 3 से 2 में आए, 4 से 2 में आए, तो आपको बाल्मर सीरीज देखने को मिलेगी. और अगर एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर ये आना है तो जो मिनिमम जाना है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होके वो n इक्वल टू 3 में जाएगा, तो ही आपके पास पहली बाल्मर सीरीज की लाइन आएगी. ठीक है, मिनिमम एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइन होगी वो 3 से 2 वाले ट्रांजिशन के लिए होगी. उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी मिनिमम है, सो वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की लाइन होगी बाल्मर सीरीज की. ठीक, और मिनिमम एनर्जी ये होगी, यानी कि ट्रांजिशन हमारे पास n इक्वल टू 3 में होना चाहिए. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेट डेल्टा E, वी नो दिस इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये 1 से हम 3 में भेज रहे हैं, 1 से हम 3 में भेज रहे हैं, तो हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? दिस इज 1 माइनस 1/3 स्क्वायर विच इज 9. ओके, सो दिस इज 1 माइनस 1/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी एनर्जी की हमको रिक्वायरमेंट होगी. सो दिस इज इक्वल टू 13.6 इंटू 8/9, 13.6 इंटू 8/9, और ये हमारे पास आएगा, दिस इज इक्वल टू so this is 108.8 upon 9. So this is equal to 120.8. So इसको हम approximately लिख सकते हैं, this is, let me check. हाँ, सो दिस इज इक्वल टू 121. हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज 121, और ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज 121/10. सो ये हमारे पास हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू अपने पास होनी चाहिए, दिस इज 121. ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड. दिस इज यहाँ पर होगा, दिस इज 12.08. सो हम इसको लिख सकते हैं 12.1, एंड 12.1 को हम लिख सकते हैं, दिस इज 121/10. सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 121. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. ठीक है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट यही है कि मिनिमम उतनी एनर्जी चाहिए कि वो थर्ड लेवल में जा सके. थर्ड लेवल में जाएगा तो ही वो बाल्मर सीरीज की लाइट को एमिट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता. अच्छा क्वेश्चन था ये. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 24. और यहाँ पर हमको दिया हुआ है डेट
A charge of 4 microcoulomb is moving with a velocity of 4 into 10 to the power 6 meter per second along the positive y direction. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हमको दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टेस्ला along the k direction. The force acting on the charge is x I cap. The value of x is okay. So force निकालना है, force we know that force is simply equal to q. Force is equal to q into v क्रॉस b. चार्ज की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, दिस इज 4 माइक्रोकूलम. सो 4 माइक्रोकूलम, दिस इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम. और v और b वेलोसिटी y डायरेक्शन के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड k डायरेक्शन के अलोंग है, सो 90 डिग्री का एंगल है. सो दिस इज सिंपली v इंटू बी, साइन 90 इज 1. सो मैग्नेटिक फील्ड हमको दे रखा है, दिस इज 2, और वेलोसिटी हमको दे रखी है, दिस इज 4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड. सब कुछ SI यूनिट के अंदर हमने लिया, तो आंसर आएगा SI यूनिट के अंदर, दिस इज इक्वल टू 32. सो द वैल्यू ऑफ x इज 32. Okay, the value of x is 32. Let us now move on to the next question. Simple ये formula substitution problem थी. Okay, now the next question is from simple harmonic motion. A simple harmonic oscillator has an amplitude a and time period of 6 pi. ठीक है, time period हमको दे दिया यहाँ पर 6 pi. Assuming oscillation start from its mean position, the time required by it to travel from x equal to a to x equal to root 3 by 2a. ठीक है, तो टाइम निकालना है. सबसे पहले एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन से x इक्वल टू रूट 3 बाई 2a पर आने पे कितना टाइम लेगा. और ये दिया हुआ है कि ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है मीन पोजीशन से, यानी कि जो पोजीशन है हम उसको लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी. ठीक है, तो यानी कि a साइन ओमेगा टी फंक्शन होगा, क्योंकि ये ऑसिलेशन स्टार्ट ही हो रहा है फ्रॉम द मीन पोजीशन, और हम वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक, कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे that x this is equal to a sin omega t. ओके, ये हमारे पास फंक्शन होगा, और यहाँ पर दे रखा है एक बारी पोजीशन है हमारे पास एक्सट्रीम, x होगा हमारे पास a, दिस इज साइन ओमेगा t. सो यहाँ से हमारे पास आएगा डेट ओमेगा t दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2, और देयरफॉर ये टाइम कितना होगा, ये टाइम होगा हमारे पास पाई बाई 2 ओमेगा. दूसरी सिचुएशन हमको दे रखी है कि पोजीशन हमारे पास होगी रूट 3 बाई 2a. तो दूसरी पोजीशन होगी रूट 3 बाई 2a, और ये हमारे पास होगा साइन ओमेगा t. इसको यहाँ पे लिखते हैं. सो a साइन ओमेगा t दिस इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2a. सो यहाँ से हमारे पास आएगा साइन ओमेगा t इज रूट 3 बाई 2. रूट 3 बाई 2, इसका मतलब ओमेगा टी की वैल्यू होगी हमारे पास 60 डिग्री. 60 डिग्री इज पाई बाई 3, सो टाइम इज इक्वल टू पाई बाई 3 ओमेगा. सो यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में टाइम लगेगा हमारे पास पाई बाई 2 ओमेगा माइनस पाई बाई 3 ओमेगा. ठीक है, यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में, क्योंकि एकदम सिमेट्री है, उसमें भी सेम टाइम लगेगा. तो जो टाइम रिक्वायर्ड है वो हमारे पास होगा, दिस इज पाई बाई 2 ओमेगा माइनस पाई बाई 3 ओमेगा. इतने टाइम की हमें रिक्वायरमेंट है. ओके, सो ये हमें टाइम की रिक्वायरमेंट है. हमारे पास आया दिस टाइम इज इक्वल टू, दिस इज पाई बाई ओमेगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 6 ओमेगा. दिस इज इक्वल टू पाई बाई 6 ओमेगा. और ओमेगा की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी. टाइम पीरियड हमको दे रखा है 6 पाई. सो 2 पाई बाई ओमेगा, ये हमको दे रखा है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज 6 पाई. सो ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई 3. ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई 3. सो ओमेगा की वैल्यू 1 बाई 3 अगर हम रखेंगे, सो यहाँ पर जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी 2. ओके, फेजर डायग्राम से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, लेकिन इस मेथड में भी कोई परेशानी नहीं है. लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, एक सर्किट हमको दिया हुआ है, ये वाला एंड कनेक्टेड है 9 वोल्ट के साथ, ये वाला एंड हमने ग्राउंड कर रखा है. प्रॉब्लम के अंदर पूछा क्या है,
द चार्ज स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर व्हेन ए एंड बी आर जॉइंड बाय कनेक्टिंग वायर। ए और बी को अगर हम कनेक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दें तो आपको बताना होगा कि कितना चार्ज स्टोर होगा इस वाले कैपेसिटर पर। ठीक है, अब ज़रा एक बार इस सिचुएशन को देखते हैं कि स्टेडी स्टेट के अंदर होगा क्या। स्टेडी स्टेट के अंदर आप जानते हो कि कैपेसिटर है तो बीच में एयर गैप है, सो ओपन सर्किट की तरह है, करंट इधर से तो फ्लो नहीं कर सकता। स्टेडी स्टेट के अंदर करंट जाएगा इस वाले रास्ते से, इस वाले रास्ते से करंट जाएगा और यहाँ पर ये होगा फ्लो ऑफ चार्ज। ये तो एयर गैप है, कैपेसिटर प्लेट के बीच में है क्या, एयर गैप, सो एक तरह से ओपन सर्किट की तरह है। सो स्टेडी स्टेट के अंदर ये वाली सिचुएशन होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास 9 ओम, 9 ओम यहाँ पर रेजिस्टेंस है। सो जो टोटल करंट होगा हमारे पास, ये हमारे पास होगा दिस इज 9/9 1 एम्पियर। 6 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये हमारे पास हो जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा 6 वोल्ट। जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, इसके अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, सो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 6 वोल्ट। सो यानी कि यहाँ पर जो चार्ज होगा Q इज इक्वल टू C टाइम्स V। C है यहाँ पर 6 माइक्रोफैराड, वो है 6 वोल्ट, सो दिस शुड बी इक्वल टू 36 माइक्रोकूलम। सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 36 माइक्रोकूलम। ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर हमको दिया हुआ है डेट in a single slit diffraction pattern a light of wavelength 6000 angstrom is used. The distance between the first and third minima in the diffraction pattern is found to be 3 millimeter. Okay, first minima और third minima के बीच का separation आपको दे दिया है 3 millimeter. When the screen is placed 50 centimeter away from the slit. ठीक, तो स्क्रीन का डिस्टेंस भी हमको दे दिया कि स्लिट से कितना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जो स्लिट विड्थ है, स्लिट विड्थ को हम मान लेते हैं d, और जो सेपरेशन है स्क्रीन का स्लिट से उसको हम मान लेते हैं कैपिटल डी। कैपिटल डी है स्क्रीन का सेपरेशन, स्मॉल डी है स्लिट की विड्थ। तो यहाँ से हमारे पास आएगा, हम जानते हैं डेट डी साइन थीटा ये बराबर होता है एन लैम्डा के। सो हमारे पास यहाँ पर स्लिट है, ये हमारे पास स्क्रीन है, ये डिस्टेंस हमको दे रखा है डी, ये हमारे पास स्लिट विड्थ दे रखी है हमको डी। सो ये बन रहा है हमारे पास इस तरीके से, फर्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न। सपोज ये फर्स्ट है, ये हमारे पास थर्ड मिनिमा है इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये चीज़ हमको दे रखी है। और जहाँ पर मिनिमा बनता है उसकी कंडीशन होती है हमारे पास डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ओके, सो ये जो सेपरेशन है मान लेते हैं से दिस इज y1, ये हमारे पास ये है y3। ओके, अब क्योंकि ये डिस्टेंस d लार्ज है, ये हमको दे रखा है दिस इज 50 सेंटीमीटर, स्लिट विड्थ बहुत कम है। सो ये जो एंगल थीटा है ये भी हमारे पास बहुत छोटा होगा, और यहाँ पर हमें अप्रॉक्सीमेशन लेना होगा डेट साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, दैट इज इक्वल टू थीटा। सो यहाँ से आप लिख सकते हो डेट दिस इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू y by d, tan theta is y by d, and tan theta is also equal to n lambda by t। d है यहाँ पर स्लिट विड्थ। ठीक, तो हमारे पास निकल कर आएगा डेट y दिस इज इक्वल टू n lambda कैपिटल d by d, और ये क्या हो जाएगा nth मिनिमा। सो nth मिनिमा का जो हमें डिस्टेंस है ये मिल गया, दिस इज इक्वल टू n लैम्डा d by d, और हमारे पास दे रखा है y3 माइनस y1, सो दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा d by d माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा d by d। ये सेपरेशन हमको दे रखा है दिस इज 3 mm। सो इसकी वैल्यू हमको दे रखी है दिस इज इक्वल टू 3 mm, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, और राइट हैंड साइड पर हो जाएगा दिस इज 2 लैम्डा d by d, सो इट इज 2 लैम्डा इज 6000 एंगस्ट्रॉम, सो इट इज 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और यहाँ पर हमारे पास होगा कैपिटल D हमको दे रखा है दिस इज
50 सेंटीमीटर, 50 इंटू 10 टू द पावर -2, और नीचे हमको दे रखा है स्लिट विड्थ, द विड्थ ऑफ द स्लिट, वही हमको निकालना है। ओके, स्लिट विड्थ हमको यहाँ पर निकालनी है। सो इसको एक बार सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू, इस 3 को हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा दिस इज 2000। ओके, 50 इंटू 2, ये हमारे पास हो जाएगा 100, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो डी दिस इज इक्वल टू 2000 इंटू 10 टू द पावर -10 अपॉन 10 टू द पावर 3 अपॉन 10 टू द पावर -3, और ये हमारे पास बचेगा दिस इज 10 टू द पावर, दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस 3, सो 2 इंटू 10 टू द पावर -4, ये हमारे पास निकल कर आया 2। ओके, सो यहाँ पर कैलकुलेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी, और कैलकुलेशन इजी ही कैलकुलेशन थी। फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -4। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक सर्किट हमको दिया हुआ है। सो द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, ये दे रखा है 0.3 एम्पियर, वाइल द एमीटर रीड्स 0.9 एम्पियर। सो इस प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ है कि जो एमीटर की रीडिंग है दिस इज 0.9 एम्पियर, इस रजिस्टर के थ्रू जो करंट जा रहा है दिस इज 0.3 एम्पियर। ओके, निकालना क्या है, द वैल्यू ऑफ R1 हमको निकालनी है। ठीक है, सो इस रजिस्टर के थ्रू अगर करंट जा रहा है 0.3 एम्पियर, इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, सो I इंटू R दिस इज इक्वल टू 6 वोल्ट। 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसके अलॉन्ग है, सो वही पोटेंशियल डिफरेंस इस 15 ओम रजिस्टर के अलॉन्ग है। सो यहाँ पर करंट हमारे पास हो जाएगा 6/15, 6/15 इज दिस इज 0.4 एम्पियर। यहाँ से करंट जा रहा है हमारे पास 0.3, यहाँ से करंट जा रहा है हमारे पास 0.4 एम्पियर, ये सारा करंट इधर कंबाइन हो रहा है, इधर करंट आ रहा है 0.9 एम्पियर, यानी कि इस वाली ब्रांच से करंट आना चाहिए हमारे पास 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर करंट इधर से आएगा तो ही टोटल करंट हमारे पास 0.9 एम्पियर होगा। अब यहाँ पे हमें निकालना है रेजिस्टेंस। अगेन यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप है हमारे पास 6 वोल्ट का, करंट है 0.1 एम्पियर, सो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I। V है अपने पास 6, I है हमारे पास 0.2, सो दिस इज इक्वल टू 30 ओम। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 30 ओम। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर in such a way that at any instant the normal and tangential component of its acceleration are equal। ठीक है, हमें कंडीशन दे दी कि टेंजेंशियल और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है ये दोनों बराबर हैं हर एक इंस्टेंट पर, हमेशा ये कंडीशन मेंटेन्ड है। और इन्होंने एक इनिशियल कंडीशन दे दी कि एट टाइम t इक्वल टू 0 वेलोसिटी है हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड, सो द टाइम टेकन टू कंप्लीट द फर्स्ट रेवोल्यूशन विल बी अराउंड दिस, और यहाँ पे हमें निकालना है अल्फा की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि रेडियस हमें इस सर्कल का दे रखा है 50 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1/2 मीटर। ओके, वेलोसिटी दे रखी है इनिशियल टाइम पर, तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी निकालनी होगी एज फंक्शन ऑफ टाइम। हम यूज करेंगे अपनी कंडीशन डेट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिस इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है हमारे पास V²/R, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू dV/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो लीनियर वेलोसिटी है। सो इट इज इक्वल टू V²/R। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं डेट dt/R दिस इज इक्वल टू dV/V², और इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट हमको कहाँ से कहाँ करना है, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t, और हम जानते हैं टाइम t इक्वल टू 0 वेलोसिटी हमको दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, सो ये हमारे पास आएगा 4, और वेलोसिटी किसी भी टाइम t पर वो हमारे पास उसको मान लेते हैं हम v। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा डेट
माइनस 1/v, और यहाँ पे हमारे पास लिमिट 4 और v, एंड दिस इज इक्वल टू t/r। r है हमारे पास 1/2, r हमारे पास 1/2 है, तो उसको हम लिख लेते हैं दिस इज इक्वल टू 2t। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2t। यहाँ पे अगर हम लिमिट को चेंज कर दें तो हमारे पास आएगा दिस विल बी इक्वल टू 1/4 माइनस 1/v, दिस इज इक्वल टू 2t। ठीक, तो इधर से हमें मिल जाएगा वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा डेट 1/v, दिस इज इक्वल टू 1/4 माइनस 2t। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 8t अपॉन 4। सो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये हमारे पास निकल कर आया 1 माइनस 8t अपॉन 4। मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, सॉरी, दिस इज 1 अपॉन वेलोसिटी। सो वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम ये हमारे पास निकल कर आया दिस इज 4 अपॉन 1 माइनस 8t। ठीक है, अब वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम है हमारे पास। अगली कंडीशन देखते हैं, द टाइम टेकन टू कंप्लीट द फर्स्ट रेवोल्यूशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट रेवोल्यूशन क्या होगा? सो इसको हम लिख सकते हैं ds/dt। v को हम यहाँ से लिख सकते हैं डेट इट इज इक्वल टू ds/dt, एंड इट इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 माइनस 8t। सो ds दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 माइनस 8t इंटू dt, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2πr। ओके, 0 से 2πr, और वही टाइम हमें निकालना है कि कितने टाइम के अंदर ये अपना एक रेवोल्यूशन पूरा कर ले रहा है। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। तो ये हमारे पास r इज 1/2, ये हो जाएगा 0 to π, और ds का इंटीग्रेशन एस लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास निकल कर आएगी पाई के बराबर। राइट हैंड साइड देखते हैं 4, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, 1 अपॉन 1 माइनस 8t, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा log ऑफ 1 माइनस 8t। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है 1 अपॉन ax प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास होता है log ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाई b, जो कॉफिशिएंट है x का उससे हम डिवाइड करेंगे। तो यानी कि ये हमारे पास आएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे -8 से, और यहाँ पर हमें लिमिट पुट करनी है 0 से t। ओके, सो ये हमारे पास निकल कर आया दिस इज -1/2, यानी कि -2π, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास बचेगा दिस इज log ऑफ 1 माइनस 8t माइनस ऑफ log 1 इज 0। तो यहाँ से हमारे पास आएगा डेट 1 माइनस 8t, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2π, e टू द पावर माइनस 2π, और इसको हम लिख सकते हैं डेट 8t, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2π, और यहीं से हमारे पास आ जाएगा डेट, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, t इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2π अपॉन 8। ये हमारे पास निकल कर आया टाइम। सो 1/α 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2π, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? अल्फा इज 8। ओके, सो थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन दिया, इसके अंदर एग्जाम के अंदर आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 30, और यहाँ पे हमको दिया हुआ है डेट a body of mass 5 kg moving with a uniform speed 3√2 meter per second in xy plane along the line y equal to x plus 4, the angular momentum of the particle about the origin will be। ठीक है, बॉडी का मास दे रखा है और एक्स वाई प्लेन के अंदर इसकी वेलोसिटी दे रखी है। तो एक बार इस सिचुएशन को देखते हैं। सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन को ही बना लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, बॉडी मूव कर रही है 3√2 मीटर पर सेकेंड से एक लाइन के लॉन्ग, वो लाइन है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन से आप देख सकते हो कि ये जो भी लाइन है इसका स्लोप है यहाँ पर 1, यानी कि जो स्लोप एंगल है डेट इज 45 डिग्री, एंड एट x इक्वल टू 0 y की वैल्यू है हमारे पास 4। स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव है और हम जानते हैं डेट एट x इक्वल टू 0 y की वैल्यू है 4। तो यहाँ जो ग्राफ हमारा बनेगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, और ये जो स्लोप है इस लाइन का दिस इज 45 डिग्री।
सो पार्टिकल इस लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, इस लाइन के लॉन्ग वो मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी हमको दे रखी है, दिस इज 3√2 मीटर पर सेकेंड। एंगुलर मोमेंटम हमको निकालना है अबाउट द ओरिजिन। ठीक, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि जो लाइन ऑफ मोशन है, या तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे ओरिजिन से, या हम क्या देखेंगे कि ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ठीक, ये सेपरेशन है हमारे पास, y की वैल्यू 4 थी, ये लेंथ है हमारे पास 4, और वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके अलोंग ये हमारे पास आएगा, दिस इज 3√2 cos ऑफ 45 डिग्री। ये हमारे पास आया वेलोसिटी का कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन 4। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको लेंगे, वेलोसिटी हमारे पास आ गई cos 45, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये कंपोनेंट हमारे पास आया, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड, और मास दे रखा है अपने को, मास इज 5 kg। ठीक है, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन का, ये हमारे पास है 4। तो ये हमारे पास बना, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mv/r, मास है अपने पास 5, वेलोसिटी है 3, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, सो दिस इज इक्वल टू 60 किलोग्राम मीटर। सो ये आंसर आया हमारे पास 60। ओके, ये था हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। सो ये फाइनल क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट का 29 जनवरी। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।